एक बार फिर हम आपको लेके आए क्लास 11 का नया टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखने से पहले जो वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने इस चैनल पर, पहले उसको देखें ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ये जो है वो विलियम ऑस्टवार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? ताकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें, ठीक है, ठीक है, एटम्स का, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट विलियम ऑस्टवार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या कुछ भी स्मॉल एंटिटीज का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर ये हमें कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होता तो हम कभी भी किसी भी एटम को फाइंड नहीं कर सकते कि इतने ग्राम में कितने एटम है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये जो है मोल कॉन्सेप्ट जो है एक थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो है ये थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल जो है, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल मानूं तो वो अजीब सा लगेगा कहने में। ठीक है, जैसे कि ये जो होता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, मोल जो होता है 1 मोल जो होता है इक्वल टू होता है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, स्मॉल एंटिटीज हो सकती है, स्मॉल एंटिटीज, ठीक है। मोल क्या है? एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 into 10⁻23। कुछ भी स्मॉल एंटिटीज हो सकती है। ठीक है, ये कुछ नहीं, एक जस्ट नंबर है। ये क्या है? एक जस्ट नंबर है, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको हम डिनोट करते हैं Na से। इस नंबर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये इटालियन के साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उनके ऑनर में ये जो टर्म था, ये जो नंबर था, उनके नेम पे पड़ा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो है कि 1 मोल जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। जैसा कि मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ मुझे मार्कर चाहिए तो 1 मोल मार्कर में क्या होंगे? 6.022 into 10⁻23 मार्कर्स होंगे। ठीक है, तो ये कहना थोड़ा अजीब सा लगेगा। अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम बोलूं तो 1 मोल ऑफ एटम 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे एक मोल्स में। ठीक है, वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा। ये क्या बनेगा? उसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा। ठीक है, अब इसको करने से पहले, ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब जैसे कि कोई एक सब्सटेंस होता है, क्या होता है? प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट में, ठीक है, और एक कंपाउंड में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट जो था उसकी बेसिक यूनिट कौन सी थी? एटम। क्या थी? एटम। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोलो और इसके लिए एटम्स बोलो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एलिमेंट में और कंपाउंड में। एटम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है सबसे छोटा जिससे कि एलिमेंट बना होता है वो होता है एटम। ठीक है, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है एटम।
कंपाउंड होता है, दूसरे एंड पर अगर कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड होता है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इससे जो टर्म यूज हुआ वो हुआ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट। इससे जो टर्म यूज हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ठीक है। जैसा कि एलिमेंट था, एलिमेंट किससे बना होता है, एटम्स, ठीक है। तो एटम से डिफाइन किया एटॉमिक वेट, यानी हम एलिमेंट के लिए क्या डिफाइन करेंगे, एलिमेंट के लिए डिफाइन करेंगे एटॉमिक वेट, क्या करेंगे, एटॉमिक वेट। कंपाउंड के लिए क्या होती है बेसिक यूनिट, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको इतना समझने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। सोचना कभी आप कि आप ये देखना, ठीक है, ये देखना कि मैं जो जनरली जो होता है, जैसे आयरन की बात करूं तो मैंने 56 लिखा। इसकी मोल की जो होती है, मोल की कोई यूनिट नहीं होती, क्या, मोल की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने 56 लिखा, ठीक है, 56, अब ये क्या है, ठीक है, और ठीक है 56 लिखा मैंने, ठीक है। अब और मैंने लिखा ये 56, ठीक है, ये दिया AMU, ठीक है, ये एक लिखा मैंने 56 ग्राम, ठीक है। ये अब देखो, ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है, वैल्यू वही रही, बट ये जो बदल गई, यूनिट बदल गई, ये जो हुई, ये एटॉमिक वेट निकल का है, ये क्या निकल का है, एटॉमिक वेट, किसका, Fe का एलिमेंट का, Fe के एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट निकल के आया वो कितना था, 56, ठीक है, ये था। अब मैं दूसरी जगह बात करूं, ठीक है, 56, जैसे अब ये AMU क्यों आ गया, ठीक है, ये जो AMU, अब ये जो है ये इसके एक एटम का मास है, क्या है, इसके एक एटम का मास है, और ये क्या है, ये है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी 1 मोल अगर मैं आयरन के लूंगा तो उसका जो मास होगा तो वो होगा 56 ग्राम, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मीनिंग क्या वो समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट का, ठीक है, एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास होता है कि मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ, ठीक है, n एटम ऑफ C12, ठीक है, C12। अब जो मेरा एटॉमिक वेट होता है निकल के, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। अब जो एटॉमिक वेट जो निकल के आता है वो होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के उसके एक एटम का जो मास होगा, उसके जो एक एटम का मास होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दूंगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 से, ठीक है। C12 ये आइसोटोप होता है कार्बन का मोस्ट स्टेबल आइसोटोप, अगर उससे कंपैरिजन करूंगा तब मेरा जो निकल के आता है वो आता है एटॉमिक वेट। इसलिए जो मैंने आयरन का जो लिखा था 56, ठीक है, 56 के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, क्यों, अब देखो इसकी एक एटम का जो मास होगा उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम में होगी या किलोग्राम में, कुछ भी किसी में भी हम अगर लिखेंगे तो ऊपर और नीचे देखो सेम यूनिट है, सेम यूनिट को तो डिवाइड कर रहे हैं, सेम यूनिट को डिवाइड करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो जो हम Fe3 अगर हमने 56 लिखा इसका, तो ये क्या है, ये आया हमारा एटॉमिक वेट निकल के, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैंने, ठीक है, एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, एटॉमिक वेट जो है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं, ठीक है, तो मेरा इनटू क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ n एटम, ठीक है, ऑफ C12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम
मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये कि ठीक है, जैसे कि अगर मैं एटॉमिक वेट की मल्टीप्लाई करूंगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ n एटम ऑफ C12, ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उस सब्सटेंस के एक एटम का मास मिल जाएगा। अब एक तरीके से हम एटॉमिक वेट और डिफाइन करते हैं कि ये रिलेटिव मास होता है कि किसी भी एक एटम के, ठीक है, किसी भी एक एटम का रिलेटिव मास होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से कंपेयर करते हैं। अब देखो ये जो निकल के आई, ठीक है, ये जो निकल के आई मेरे पास, ठीक है, ये इसको बोलता हूं मैं AMU, ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको मैं बोलता हूं A1 AMU, ठीक है, ये जो निकल के आई इसके लिए मैं बोलूंगा 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, यानी 1/12 ऑफ द मास C12। जैसे अगर मैं लिखूं कि 1/12 ऑफ मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ n एटम, ठीक है, एटम, ठीक है, ऑफ C12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 AMU, 1 AMU। और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी 1.67 into 10⁻⁻27 kg, यानी 1 AMU इक्वल टू क्या होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है, ये निकल के आती है मेरे पास 1 AMU की वैल्यू, ठीक है। तो एटॉमिक वेट, अब देखो ये जो निकल के आई AMU, अब मैंने जो लिखा था, जैसे कि, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा था, इसके लिए AMU बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि Fe का मैंने लिखा था 56 AMU, ठीक है, तो AMU का निकल के आया, तो AMU जो था वो आया मेरा किसका, आयरन के एक एटम का जो मास आया, आयरन के एक एटम का जो मास आया वो आया मेरा 56 AMU, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस Fe के एक एटम का जो मास होगा वो 56 AMU होगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो, अब जैसे मैंने लिखा था, ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा था एक 56 ग्राम, 56 ग्राम। अब इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसको थोड़ा आगे समझाते हैं, ठीक है, कि ये ग्राम कैसे इसकी यूनिट आई, ठीक है। अब जैसे कि, ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब जैसा अब दूसरी बात है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मॉलिक्यूलर वेट देखें तो मॉलिक्यूलर वेट भी जो होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है तो ये भी क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, इसको भी कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसको मॉलिक्यूलर वेट लिखूं मैं, एटॉमिक वेट देगा, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन होता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। अगर ये इसका क्या मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस के, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल्स को अगर कंपेयर करता हूं 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है, तब जो निकल के आएगा वो आएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकल के आएगा? मेरा मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि मैं लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका निकल के आता है 100, तो मैं सिर्फ 100 लिखूंगा सिर्फ, तो ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट से मैं डिफाइन नहीं करूंगा इसको, आगे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सेम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरी कोई यूनिट नहीं होगी मॉलिक्यूलर वेट की। एक तरीके से अब डिफाइन, अगर मैं इसको फिर से इधर ले आऊंगा तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की, जैसे मॉलिक्यूलर वेट है मेरा, ठीक है, मॉलिक्यूलर जब वेट है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 1/12 ऑफ, ठीक है, मास ऑफ वन एटम, ठीक है, वन एटम ऑफ C12, ठीक है, वन एटम ऑफ C12, ठीक है। ये स्टेबल आइसोटोप होता है, तो कभी कभी हम आइसोटोप लिख देते हैं, C12 आइसोटोप इक्वल टू क्या आएगा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। ये आप जैसे कि मैंने वहां एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई किया था 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है, तो वो किसके बराबर आता है कि मास ऑफ वन एटम के, और यहाँ किसके बराबर है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो पूरी यूनिट है वहां पर मैंने बोला था कि वो AMU के बराबर थी, वो क्या थी, AMU के बराबर थी। तो यहाँ मैं डिफाइन करूंगा U का क्या मतलब होता है, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, तो ये इसके बराबर क्या लिखूंगा, यानी मैं इस पूरी क्वांटिटी को यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप को पूरा क्या लिखूंगा मैं U, क्यों, AMU है तो दोनों बराबर, तो मैं यहाँ AMU को नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि देखो एलिमेंट था और ये मॉलिक्यूलर है, ठीक है, यहाँ ये कंपाउंड है, वो एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। अब मैं कंपाउंड का और मॉलिक्यूलर, अगर एलिमेंट के एटॉमिक वेट का और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट का अगर मैं सेम अगर यूनिट लूंगा तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक नई यूनिट डिफाइन कर दी, यूनिफाइड मास। यू से क्या मतलब होता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम यू से लिख देते हैं, जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, जैसे कि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जैसे कि कभी कभार लिखा आता है इस तरीके से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तीन तरीके से रिप्रेजेंट 100, ठीक है, और 100 U, ठीक है, U क्या है, यूनिफाइड मास, और एक 100 ग्राम, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ लिया हमने कि अगर कोई यूनिट नहीं होगी तो ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर U लिख दिया तो ये क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी इसके एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल जो होगा उसका जो मास आएगा, इसके अगर एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसका जब वन मॉलिक्यूल होगा, इसका जब वन मॉलिक्यूल होगा उसका जो मास निकल के आएगा वो 100 U लिखेंगे, ठीक है, 100 ग्राम। जब हम मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने 100 ग्राम क्यों लिखा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी भी, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो मोल्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं मोल्स को तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, या तो मुझे गिवन मास हो, अगर मेरे पास गिवन मास होगा तब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, या मेरे पास गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम होगा तब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरे पास गिवन नंबर ऑफ, यानी गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो एंड मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, ये तो मैं मोल्स को तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मोल्स को तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, या तो मेरे पास गिवन मास हो तब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, या मेरे पास गिवन वॉल्यूम हो तब मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे किसी भी सब्सटेंस के, या मुझे मॉलिक्यूल्स पता होंगे तब मैं मोल्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आप इतना लिखिए, तब हम फॉर्मूले नोट करते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। तो हम अभी आपने देखा कि हम मोल्स को कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमें गिवन मास हो, गिवन वॉल्यूम हो, या गिवन नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। तो एक एक करके हम फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है, कि अगर गिवन मास हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वॉल्यूम हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो बराबर होंगे गिवन मास, ठीक है, अपॉन, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हमने अभी मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जैसे कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कि हमें वेट दे रहा है किसी का भी 200 ग्राम, ठीक है, ऑफ CO3, ठीक है। अब इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ये क्या गिवन है, ठीक है, ये गिवन है मास, तो मास गिवन है तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो कैसे हो, कितने हो जाएंगे, गिवन मास, और अभी मैंने इसको बताया था कितना होता है 100, फिर से इसको डिवाइड करना, तो 2 मोल्स आ रहा है, 2 मोल्स
इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए सिर्फ हम 2 लिखेंगे, क्योंकि मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर हमें मास गिवन होगा तो हम इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे पास अगर वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, अब जैसे अब एक बात इसको समझने से पहले यहाँ एक बार डिस्कस करते हैं कि मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। ठीक है, तो द मास ऑफ ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा, तुम्हारा किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। अभी कैसे निकल आता, ठीक है, जैसे कि मैंने निकाला था, ठीक है, ये जो निकालते जैसे कि मैंने लिखा था कार्बन का 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो ये ग्राम जो लिख के आए, जो यूनिट जो आई है, ठीक है, यूनिट जो आई है मेरे पास निकल के, ये इसके 1 मोल का मास है, ये इसके 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम यहाँ से आए निकल के। ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल की, और जनरली वहां से बात करें किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का जो मास होगा उसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो ये क्या हो गया इसका 12 ग्राम, 12 ग्राम क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। इसका मोलर मास क्या हो गया, इसका 12 ग्राम। यार ये क्या होता है, ठीक है, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, एक चीज और, ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम गिवन वॉल्यूम हो, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल। उससे पहले कि हम डिफाइन करेंगे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो द मास, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies, ठीक है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupied 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस, ठीक है, अगर उसका हम 1 मोल लेंगे तो STP पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें दे रखा हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम क्या होगा गिवन, तो गिवन वॉल्यूम लिखूंगा, गिवन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कितना गिवन होगा, ठीक है, अपॉन में लिखूंगा क्या, ठीक है, अपॉन में लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, एट STP। ठीक है, तो क्या निकल के आया, ये क्या था, फिक्स 22.4 लीटर। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होगी हमेशा, वॉल्यूम ऑफ जो होगा 1 मोल किसी भी गैस का STP पर वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी, यानी ये तो फिक्स होगा। यानी इससे निकाल सकते हैं 22.4, ठीक है, 22.4 और गिवन वॉल्यूम, ठीक है, ये तो मेरे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि 20 यानी 11.2, ठीक है, लीटर जो है ऑक्यूपाई कर रही है Cl2 गैस। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम कितना गिवन है, 11.2, ठीक है, कितना ऑक्यूपाई करती है STP पर, 22.4, तो मैं निकालूंगा तो कितना है, 0.5, तो मेरे 0.5 मोल्स निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से कि हमें जब अगर कभी भी किसी गैस का वॉल्यूम गिवन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, कि उसका वॉल्यूम गिवन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, जो कि फिक्स होता है 22.4 लीटर, उससे डिवाइड करेंगे, फिर मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी बात करूंगा कि जब अगर मुझे दे रखा होगा कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया था कि 1 मोल, ठीक है, जो होगा
वो इक्वल टू था 6.022 into 10 की पावर 23। इसको क्या बोला था? इसको बोला था हमने एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला था इसको? एवोगैड्रो नंबर। और इसको हमने किससे डिनोट किया था? इससे हमने Na से डिनोट किया था, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ, अगर एटम की बात करूंगा मैं, तो 1 मोल ऑफ एटम में कितने होंगे? इतने एटम होंगे, ठीक है। कितने एटम होंगे? 1 मोल ऑफ एटम में यानी 6.022 into 10 की पावर 23 एटम होंगे। अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख दूं, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख दूं, ठीक है, तो अगर मैं मॉलिक्यूल लिख दूं यहाँ पर, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे मेरे? तो मेरे इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल, ठीक है, इतने। यानी कुछ भी ऐसी क्वांटिटी लिख दूंगा तो वो भी उतनी ही, ये इतनी कंटेन करेगा। जैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, ठीक है। अब जैसे कि, ठीक है, अब मैंने क्या किया, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मुझे नंबर ऑफ एटम से मॉलिक्यूल गिवन होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट करूंगा वो होगा, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन मैं डिवाइड करूंगा किससे डिवाइड करूंगा? तो मैं डिवाइड करूंगा किससे? एवोगैड्रो नंबर से। किससे? एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या निकल कर आएगा मेरा? तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है। तो मेरे इस तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 3.022, ठीक है, 3.011 एटम कंटेन करता है, एटम्स, ठीक है, कंटेन करता है कौन? ठीक है, इतने। कोई भी एक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे HCl हो गया, ठीक है, ये इतने एटम्स ये कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो क्या गिवन है मेरे पास? ठीक है, into 10 की पावर 23 यानी इतने एटम्स हैं, ठीक है। 3.011 into 10 की पावर 23 एटम्स हैं, ठीक है, ठीक है। HCl जो कंटेन कर रहा है इतने एटम्स कंटेन कर रहा है। HCl जो है वो इतने एटम कंटेन कर रहा है, तो मुझे इसकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये क्या गिवन है? नंबर ऑफ एटम्स। तो कौन सा फार्मूला होगा? तो तीसरा फार्मूला जो होगा वो हम लगाएंगे इस पर। तीसरा फार्मूला कैसे लगाएंगे कि 3.011 into 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 into 10 की पावर 23 इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमने इस चीज में देखा कि कैसे मोल कॉन्सेप्ट से हम डील करेंगे, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।